नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 2 तरह के जनादेश हिमाचल प्रदेश में मिल रहे हैं। केंद्र के जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वहाँ का जनादेश मोदी जी के नाम पे मिला। चारों सीटें सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी हार गई और अब हार का पोस्टमार्टम हाईकमान द्वारा किया जा रहा है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। रजनी पाटिल हैं, उसमें राज्यसभा सांसद, पीएल पुनिया है पूर्व सांसद। दोनों परसों के हिमाचल पहुंचे हैं। कल से वो 1 टू 1 मीटिंग ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट के पदाधिकारी, विधायक, मंत्री सबके साथ 1 टू 1 मीटिंग्स कर रहे हैं और हार के कारणों को जान रहे हैं और वो अपनी रिपोर्ट जल्द खड़गे जी को सौंपेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष को। और अब इस रिपोर्ट में क्या आ रहा है, जो कल तक की चर्चाएं थी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आ रहा है कि सुक्खू सरकार में बेलगाम अफसरशाही कि मुख्यमंत्री तो हमारा कागज पकड़ लेते हैं बोले, लेकिन वो कागज जाता कहाँ है वो नहीं पता लगता। और विधायकों ने भी अपनी बातें कही हैं कि अफसर उनके काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, काम लटका रहे हैं। और ये कुछ अफसर हैं जिनको महत्वपूर्ण पदों पे विभाग दे रखे हैं और ये खुद सर्वे सर्वा बने हुए हैं। इनका दबदबा ऐसा है कि इनके पास अब तो पदाधिकारी जाने से भी कतराते हैं, क्योंकि वहां से उनको वापस भेज दिया जाता है। आखिर सुक्खू सरकार में अफसरशाही इतनी बेलगाम क्यों हुई, क्या कारण है, इसका भी एक जिक्र आया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जयराम सरकार के कार्यकाल के अफसरों को कंटिन्यू रखा लगभग 1 साल तक। और इसी सारी प्रक्रिया में अफसरशाही को लगा कि हमें बदला तो जा नहीं रहा है, तो हम अपनी रवायत कायम रखें, और अफसरशाही धीरे-धीरे मजबूत होती गई। और चंद अफसर निशाने पे भी लिए गए हैं, उनके नाम तक बताए गए हैं। वहीं पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का अपना मुख्यमंत्री कार्यालय इसी वजह से विवादों में घिरा हुआ है। चाहे उनके कार्यालय में बड़े अधिकारियों की बात हो, चाहे छोटे अधिकारियों की बात हो, कार्यकर्ताओं को और नेताओं को कहीं भी उनके कामों को गति नहीं मिलती रही है, बल्कि उनके काम रुकते रहे हैं। और भी हार के कई कारण बताए गए हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि हमारी सरकार की हालत ऐसी हो गई है कि हम अपने ड्राइंग रूम के कारपेट के नीचे कूड़ा दबाए जा रहे हैं, उसको बाहर फेंकने की बजाय। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि सरकार और संगठन में कुछ निकम्मे लोग हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने उनको ताजपोशियां दे रखी हैं। वहीं कैबिनेट रैंक बांटे गए हैं बड़ी तादाद में। कई मामले आए और मंडी पार्लियामेंट में तो ये आया कि किसी को कोई शक्ति ही नहीं दी गई सरकार में। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। विजय पाल सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। चमरकेश आष्टा जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो सबसे पहले मैं विजय पाल जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो अफ़सरों का है, जो लगभग हर पदाधिकारी ने बोला है कि उस समय तो आपको याद होगा एसडीएम तक नहीं बदले गए, डीसी तक नहीं बदले गए, एसपी तक नहीं बदले गए। और वो भाजपा के जो नेता थे उनको तो चाय पिलाते थे, आपके वर्कर और आपके पदाधिकारी बाहर रहते थे। वो सारी बातें पहली बार हाईकमान की तरफ से चाहे वो लोकसभा चुनावों का बहाना है, कोई आया है सुनने, तो वो खुलकर बातें अब हो रही हैं। आखिर अफसरशाही के आगे इतने बेबस क्यों हैं आपके मुख्यमंत्री और आपकी सरकार? जी। नमस्कार सभी इस परिचर्चा में भाग लेते हुए साथियों को। नमस्कार डॉक्टर राजीव जी। देखिए, अगर आप माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का 1.5 वर्ष का कार्यकाल या 1 वर्ष 7 महीने का कार्यकाल देखें, तो उनकी शपथ लेने के बाद ही काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जिसमें काफ़ी समय उनका शक हुआ है, जिसको कहते हैं, उसको खींच लिया उस समय ने। चाहे वो उनकी खुद की बीमारी थी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में आई राष्ट्रीय आपदा थी, या चाहे फिर बीजेपी का जो असफल प्रयास ऑपरेशन लोटस था, जिसके लिए उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपदस्थ करने का, कमजोर करने का षड्यंत्र रचा। तो इन सारी स्थितियों से उभर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जनता के दरबार से सशक्त होकर एक मजबूत सशक्त नेतृत्व के रूप में अब इस 1.5 साल में उभर के आए हैं। और जैसा पूर्व की भाजपा सरकार में जयराम ठाकुर जी के 2-3 साल
बर्बाद हुए थे कोविड को लेकर, वो भी एक राष्ट्रीय आपदा थी। तो मुझे लगता है कि हिमाचल की राजनीति में जो नेचुरल जो डिजास्टर है उसको तो अवॉइड नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो भाजपा ने 6 महीने बर्बाद किए हैं इस सरकार के, जबरदस्ती विधानसभा उपचुनाव थोप कर, उससे प्रदेश की जनता का बहुत नुकसान हुआ है। और आपने देखा होगा, जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय इन चुनावों से फारिग हुए हैं, पिछले कल ही एचआरटीसी की 1100 से अधिक मुलाजिमों को नियमितीकरण किया गया है। जेबीटी बैच वाइज भर्ती की पहली लिस्ट निकल गई है और टीजीटी। तो मुख्यमंत्री महोदय सदैव से व्यवस्था परिवर्तन की जो बात करते थे, उसमें एक ही उद्देश्य उनका रहता था कि हम अधिकारियों को प्रताड़ित ना करें और विकास और हिमाचल की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात करें। इतनी ज्यादा डिफिकल्ट टाइम में भी ये वो माननीय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हिमाचल की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, कॉस्ट कटिंग में और गरीब तबके को, चाहे वो महिलाओं को है, राहत पहुंचाने की बात की है। और विजयपाल जी सवाल सीधा है, व्यवस्था परिवर्तन का नारा कहीं ना कहीं आपके काडर पे भारी पड़ा और आपका काडर अब खुलकर बोल रहा है, 1 to 1 मीटिंग हो रही है, अंदर बोल रहा है, बाहर भी बता रहा है आके। देखिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। इन चीजों को छोड़िए, जब भी सत्ता परिवर्तन होता है एकदम से चेंजेस देखने को मिलते हैं। और दिसंबर 2022 में सरकार बनी, आपदा तो जुलाई में आई, इस बीच का भी तो वक्त था इन चीजों के। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ राजीव जी, कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हिमाचल में हुआ करता था, पूर्व की सरकारें एकदम से एक रिशफल करती थी, चाहे वो सेक्रेटरीट में बैठी ब्यूरोक्रेसी का है, चाहे जिला में बैठे हुए अधिकारियों का, क्योंकि वो इस सोच से करती थी कि ये पिछली सरकार के लॉयलिस्ट हैं और पिछली सरकार ने अपने हिसाब से इनको बैठाया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक नई प्रथा का प्रचलन यहाँ पे किया और उसको अडॉप्ट किया, जिसको उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का नाम लिया। और वो अपनी भाषणों में भी ये कहते थे जयराम जी को कि जयराम जी, ये आपके ही द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जिनसे मैं अब सकारात्मक काम ले रहा हूं जो आप नहीं ले सके। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय का जो ये वाला व्यवस्था परिवर्तन का अधिकारियों को लेकर ये डिसीजन था, वो इसलिए था कि वो अधिकारियों को रिशफल करके एक नई प्रथा इस प्रदेश में पैदा करना चाहते थे कि सरकार आते ही अधिकारियों को रिशफल ना करे और उन्हीं अधिकारियों से काम लेना चाहते थे, और जो अधिकारी परफॉर्मेंस दे उसको वो कंटिन्यू करना चाहते थे, और जो अधिकारी परफॉर्मेंस ना दे और उसको वो चेंज करेंगे। तो उन्होंने आते ही अधिकारियों को टास्क दिए, उनको जिम्मेवारियां दी, और जो जो अधिकारी उस जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक ना करने पे उन्होंने इनकम्पिटेंट पाया, ऐसा नहीं है, उन्होंने रिशफल भी किया है, उन्होंने चेंज भी किए हैं, जिलाधीश भी चेंज किए हैं। लेकिन मैं राजीव जी पर्सनली मैं भी इस बात को मानता हूं, क्योंकि मैं भी अभी कोई सरकारी पद पे नहीं हूं, मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और पदाधिकारी हूं। हमने भी सीएम साहब को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को फीडबैक दी है कि अगर स्थितियां इस कगार पे पहुंची और अगर हमारे साथ इतना षड्यंत्र रचा गया, तो कोई तो ऐसा तंत्र है जो विपक्ष को मदद पहुंचा रहा है और उनके इस षड्यंत्र में सरकारी इंफॉर्मेशन को उनके साथ शेयर कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो टेंडर अभी इंसेप्शन स्टेज पे थे, उनको भी विपक्ष ने विधानसभा चुनावों के दौरान उतारा। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जिन अधिकारियों पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विश्वास किया, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे उनके साथ चलने का एक सोच रखी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी अधिकारी ने उनके इस एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरे हैं। और अब जब मुख्यमंत्री इतने सशक्त हुए हैं, जैसा कि समाचार मीडिया में भी ये चल रहा है और हमारा जो आत्म विश्लेषण चल रहा है, तो संभावित है कि माननीय मुख्यमंत्री अपनी पहली वाली कार्यप्रणाली से थोड़ा सा हटकर ऐसे अधिकारियों का रिशफल करेंगे और कार्यकर्ताओं की आवाज भी उन तक पहुंचेगी, मेरा ऐसा मानना है। जी, चलो आपने भी माना कि मुख्यमंत्री अब बदलेंगे। देखिए, अधिकारियों ने वफादारियां कहाँ निभाई। अभी चुनाव चल रहे थे, बिजली जो फ्री दी जा रही थी उसको वापस लेने की पहले ही जयराम ठाकुर जी ने चुनावों के बीच में बोल दिया, और वही हुआ।
क्योंकि फाइल तैयार होती है, जयराम जी तक पहले पहुंचती है, मुख्यमंत्री जी तक बाद में पहुंचती है। ठीक है, आपकी सरकार को गिराने की कोशिश की गई, आपकी सीआईडी सोई रही, वही अधिकारी, वही डीजीपी, वही हर मुख्य पद पे वही अधिकारी। जयराम जी के सरकार के समय में भी यही स्थिति थी फाइनेंस की, लेकिन कभी भी अधिकारियों ने इस तरह का शोर मचाने के लिए मुख्यमंत्री को बाध्य नहीं किया। लेकिन ये वही लोग आज बड़े पदों पे बैठे हैं, वित्त संभाल रहे हैं, अन्य संभाल रहे हैं, लेकिन जानकारियां वहां पहुंचा के कहीं ना कहीं सरकार को ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप अपने 10 गारंटियां भी नहीं निभा पाओगे, आपको बैक फुट पे ला रहे हैं और आपका वर्कर आवाज उठा रहा है। देखिए 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 राजीव जी, इस मामले में हम जयराम जी की सरकार से कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक नई सोच के साथ आए थे। अगर उसमें उनको कोई ड्रॉबैक्स दिखे हैं तो वो उसकी एक आई थिंक करेक्शन मोड में जा सकते हैं, और वो, लेकिन जयराम जी के समय में ब्यूरोक्रेसी ने क्या क्या किया है ये सबको पता है। कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के टेक्निकल अधिकारी को कहां कहां तक पहुंचाया गया, कैसी प्रमोशनें दी गई, पब्लिक सर्विस कमीशन में कैसे कैसे लोगों को बिठाया गया, तो वो आप जाने दीजिए। हम उस कार्यकाल से अपने कार्यकाल की तुलना भी नहीं करना चाहते। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कांग्रेस के जिम्मेवार पदाधिकारी होने के नाते, कि अगर कार्यकर्ताओं ने कोई बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है और स्थितियां अगर, जैसा कि आप भी कह रहे हैं और हम भी मान रहे हैं, इस कगार तक पहुंची है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ सेल्फ करेक्शन मोड में सरकार को आना चाहिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो संगठन में है। संगठन में भी हमें जो दिक्कतें आई हैं, ये जरूरी, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये जो प्रभारी आए हैं ये सिर्फ सरकारी परफॉर्मेंस को ही रिव्यू कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों में दोनों कर रहे हैं, दोनों संगठन में भी, तो संगठन में भी जो करेक्शंस होनी है। और मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के लिए और किसी भी सरकार के लिए ये एक अच्छा सूचक है अगर वो समय रहते सेल्फ करेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन और फीडबैक मैकेनिज्म से इनपुट लेके समय रहते करेक्शन करे, तो इसमें मुझे कोई बुराई नहीं लगती है। जी विवेक जी, हार का फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी आई है इन दिनों, और कांग्रेस का वर्कर उसके दिल का जो दर्द है वो 1-to-1 मीटिंग में बता रहा है। और मुख्यतः मामले यही आए हैं कि अधिकारियों का ऐसा रवैया रहा है, विधायक भी बेबस है, पदाधिकारी भी बेबस है, और उनको लगता है कि सरकार बदली है, इसका कोई एहसास उन्हें नहीं हो रहा है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि एक कुलदीप राठौर द्वारा बोला गया है कि हमारी हालत ये है कि हम कूड़ा जो है अपने ड्राइंग रूम के कारपेट के नीचे दबाते जा रहे हैं, उनको बाहर नहीं फेंक रहे। बहुत बड़ा इशारा किया है उन्होंने कि कहीं ना कहीं सरकार और संगठन में कुछ अयोग्य लोग भर्ती किए गए हैं, लेकिन उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है। विवेक जी। डॉक्टर साहब, राजनीति में उपवाद पैदा करके हम मनोरंजन तो पैदा कर सकते हैं, अपितु सार्थक बहस नहीं कर सकते। क्योंकि आज की जो बहस है, मुझे लगता है वो जनता द्वारा दिए गए मैंडेट व निर्णय जो कार्यकर्ता द्वारा किया गया है उसको समर्पित होनी चाहिए, दोनों राजनीतिक दलों से और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। जो ये काम वर्तमान में कर रहे हैं, हम 18-19 को करने जा रहे हैं। अंततः इसका निर्णय क्या आएगा वो बड़ा महत्वपूर्ण, तो बाद में उस पर तो बाद में चर्चा की जा सकती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु वर्तमान कल के इनकी बैठक से निकल कर आए हैं वो बड़े सामान्य हैं राजनीतिक व्यवस्था में। मैं कांग्रेस में नहीं कहूंगा, पूरी प्रदेश की व्यवस्था में। इन्होंने कहा कि अफसरशाही बहुत भारी है। बिल्कुल, मैं इस बात पर बिल्कुल सही बैठता हूं। जिस समय नेता प्रतिपक्ष माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी थे तो सारी जानकारियां उनके पास आया करती थी इस सरकार की। आज वही अफसरशाही, वही सारा काम यहां कर रही है, हमें दे रही है। उसका कारण क्या है? अधिकारी गोटियां फिट करते हैं और ये राजनेताओं को समझ नहीं आती है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को समझ नहीं आती है। हम यहां आकर के एक दूसरे पर छिटाकशी करके चले जाते हैं और वो बैठ करके हम दोनों का आनंद प्राप्त करते हैं कि देखा, आज कांग्रेस ने बीजेपी को नीचा दिखा दिया, आज बीजेपी ने कांग्रेस को नीचा दिखा दिया। ये वास्तुस्थिति है। दूसरा विषय जो सरकार की भागीदारी का आया, जिसे प्रतिभा जी पूर्व में भी उठाती रही हैं और उन्होंने कल भी ये विषय उठाया। वास्तुस्थिति हिमाचल की यह है कि देयर इज अ 2-पार्टी सिस्टम, और दोनों पार्टियों की वास्तविकता यह है कि ये बारी तेरी, अगली बारी मेरी। तो अपने भीतर के निपटा, मैं अपने भीतर के निपटाऊंगा, क्योंकि जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये सत्यता है। तीसरा विषय
जो उठकर आया राम मंदिर का। राम मंदिर के विषय पर मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की और हमारी एक मुख्य हार्डकोर लाइन डिफरेंस है, ये तुष्टीकरण की तरफ जाते रहे और हम राष्ट्रवाद में हिंदुत्व की बात करते रहे। ये हमारा मूल विषय है। इस पर अनेक बार बहस हो सकती है, अनेक मुद्दों पे बहस हो सकती है। तीसरा विषय जो आया उठ के कि इन्होंने कहा कि देरी से घोषणा हुई, जल्दी हुई, वो किसी भी राजनीतिक दल के भीतर का विषय है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन वास्तुस्थिति है कि हिमाचल प्रदेश में ये चारों सीटें हारे। ये चारों सीटें इसलिए हारे और हम भी हारे। मैं ये नहीं कहूंगा, हम भी 6 सीटें हारे और ये 4 सीटें हारे। लेकिन चुनावों के मध्य कांग्रेस का पूरा जो फोकस था वो लोकसभा में नहीं था। ये इनको मानना पड़ेगा। इन्होंने प्रदेश का चुनाव लड़ा क्योंकि इन्हें अपनी सरकार बचानी थी। और जो विषय इन्होंने खड़े किए, इन्होंने उस समय एक विषय खड़ा किया 6 लोगों के लिए लेन देन का। हम उसका पूर्णता उत्तर संघर्षात्मक दृष्टि से नहीं दे पाए। 3 में एक कांग्रेस ने मुद्दा खड़ा किया जिसमें इन्होंने कहा 3 वाले विषय में कि ये 3 निर्दलीय क्यों छोड़ कर गए। निर्दलीय तो कहीं भी जा सकते थे। इसका भी हम पूर्णता जवाब नहीं दे पाए। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे अंततः ये कमी रही। लेकिन इस बात से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता इस बात को भी कि देहरा में सरकारी व्यवस्था का पूर्ण दुरुपयोग हुआ। इसे खुलकर कांग्रेस को भी स्वीकार करना होगा। नालागढ़ में विवेक जी देहरा की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो सिर्फ इस समय लोकसभा चुनाव के जो कांग्रेस की हार है उसकी बात कर रहे हैं। ये इन विषयों को छोड़िए, क्योंकि इनका वर्कर अब उंगली उठाने लगा है कि, और इनके नेता सभी उंगली उठा रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अधिकारियों के ऊपर सुपुर्द कर दिए गए हैं सारे निर्णय। और विधायक परेशान है कि उनके डीओ नोट गायब हो जाते हैं, मुख्यमंत्री का अपना कार्यालय काम नहीं कर पा रहा। ऐसी बातें होती है। मैं इस मुद्दे पे बड़ा खुले मन से रखना चाहता हूं। ये कोई कांग्रेस में पहली बार नहीं हो रहा, ये भाजपा की सरकारों में पहली बार नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी यही हाल था। हिमाचल प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिशियंस के ऊपर बहुत भारी है। इस बात को खुले मन से स्वीकार करूंगा मैं तो। हम जब जयराम जी की सरकार थी तब भी ये अधिकारी, अरे भाई सेक्रेटरिएट का क्लर्क विधायक के ऊपर भारी पड़ता है, ये सत्यता है। इसको आप और इसका जो निर्णय है वो इस बहस में नहीं निकलेगा। इसके लिए नियमावली विधानसभा में तय करनी पड़ेगी और लोकसभा में जाकर के इसका फैसला होगा। इनके ऊपर अंकुश नहीं है। आप एक आईएएस को 2 से 3 बार ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक चीफ मिनिस्टर कर नहीं सकता। चीफ मिनिस्टर चाहे आप बन जाए चाहे कोई और बन जाए। हालत देखिए, ब्यूरोक्रेसी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को मूर्ख बना रही है और उसका कारण है कि हमारे नेताओं की बौद्धिक क्षमता कम है। मुझे बात एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियंस को डिक्टेट करते हैं। इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिशियंस डिक्टेट टू द ब्यूरोक्रेट। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो वहां पर उनको कहें कि इस काम को करके लाइए और इसकी अमेंडमेंट करिए। अगर ये कैबिनेट में भी मामला जाना है तो फाइल बना के लाइए। ये होता नहीं है और ब्यूरोक्रेट्स इस बात का पूरा आनंद लेते हैं। वो आज भी आनंद लेंगे हमारी डिबेट का कि लड़ रहे थे आपस में विजय पाल जी और विवेक शर्मा जी और राकेश आष्टा जी भी अपने विचार रख रहे थे। हमारा क्या हुआ? अरे 4 लोगों को आप सस्पेंड करेंगे। मैं बताता हूं, कांग्रेस सस्पेंड करेगी, हम हल्ला मचाएंगे। हम सस्पेंड करेंगे, ये हल्ला मचाएंगे कि अधिकारियों के साथ ये कार्य 2 ही मुख्यमंत्री दम दिखा पाए थे कि वीरभद्र सिंह जी हैं और प्रेम कुमार धूमल जी हैं, जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल जी ने भी आईएएस और एचएएस सस्पेंड किया, रिमूवल ऑफ सर्विसेज कर दिए थे। एक बड़ा उदाहरण दिया था उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को। धूमल जी तो फिर प्यार से पेश आते थे। अगर किसी ने इनकी टांग तोड़ी है और इनको सीधा किया और इनकी बैकबोन को फायर किया है तो किया है शांता कुमार जी ने। धूमल जी फिर प्यार से थोड़ा पुचकार लेते थे। और हिमाचल प्रदेश में जब तक सख्ती से पेश नहीं आया जाएगा, जब तक मुख्यमंत्री को ही बदल दीजिए आप सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी बदल दीजिए, आप किसी और को बना लीजिए, अल्टीमेटली काम तो इन्हीं से ही लेना है ना। ये काम ही नहीं करते। मुख्यमंत्री बदल के समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा। कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा और कानून में परिवर्तित करने के लिए इनको लोकसभा या विधानसभा में जाना पड़ेगा, वहां सख्ती बरतनी पड़ेगी। अधिकारी काम नहीं करते। मुझे में कहने में कोई आपत्ति नहीं है, सरकार किसी की भी हो। उन्होंने कई मुख्यमंत्री बदल दिए। वो अपनी
वो आपस में बैठते हैं तो खुलकर कहते हैं हमने तो कई बदल दिए हैं, ये भी चला जाएगा, वो भी आया था, वो भी चला गया। चलिए चलिए, नहीं अधिकारी पहले, चलिए मैं पहले आस्था जी के पास जाऊंगा। आस्था जी, ये व्यथा भी मतलब जयराम जी के समय से ज्यादा शुरू हुई, इतनी शुरुआत रही, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे सामान्य करने की उन्होंने कोशिश की। सुक्खू जी ने उनकी टीम पे भरोसा करके बाबा जी चलो, वीरभद्र जी के समय में कोई दिक्कत नहीं आती थी, धूमल जी के समय में कोई दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अब वर्कर खुलकर बोल रहा है कि हमारी हालत इतनी खराब हो रही है कि हमें तो लगता है नहीं सरकार बदली है, और ब्यूरोक्रेसी का वही हाल है कि उनको बदल सकते नहीं हो, है वो गिने चुने लोग, लेकिन गिने चुनों में भी इस सरकार ने कुछ पे इतना भरोसा कर रखा है, उनको ओवरबर्डन कर रखा है, और उनकी मन मर्जी का चाबुक कांग्रेस के ही वर्कर और पदाधिकारी और विधायक पे चल रहा है। जी आज तक देखिए राजीव भाई, एक एक करके जो भी विषय अभी तक इस पर चर्चा में आए, मैं पहले विजय भाई की बात से आगे चलता हूँ। इन्होंने जो पहले बात कही थी कि जी हमने इसलिए ऑफिसर्स को चेंज नहीं करा कि हम लोग उसको नहीं चाहते थे कि वो जो भी पिछली परंपराएं चलती आ रही थी। बट मैं ये बात आपसे, क्योंकि आप तो हमारे से भी बहुत ज्यादा सीनियर वो हैं, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तो मैं तो कहता हूँ इतने लंबी पारी ये खेल चुके हैं, बहुत ही बचकाना मैं कहूंगा ये अगर सोच ऐसी है। आप एक बात बताइए, संगठन के आपके लोग, अंदर के लोग, उनको आप नहीं संभाल पाए, वो बात नहीं, आप वो नहीं समझ पाए, मुख्यमंत्री का साथ वो नहीं दे पाए, तो वो अधिकारी कैसे साथ देंगे जिनका लालन पालन पोषण जो है भाजपा कर चुकी थी। देखिए ये हमेशा, आप आज का अखबार पढ़िए, भोपाल सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के एक जज हैं, वो भी अभी भाजपा में ज्वाइन हो गए। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब वो अपने टेन्योर में रहे होंगे उन्होंने इंडिपेंडेंट या इम्पार्शियल जो है विदाउट प्रेजुडिस जो जजमेंट्स दी होंगी? तो ये जो इंक्लिनेशन है ये बढ़ता जा रहा है, पहले नहीं था। आप कभी भी किसी का आपने सुना था कि कोई भी चीफ ऑफ आर्मी जो है जाकर के कोई राजनीतिक दल में चला जाए, डिमीन कर दे अपनी उस पोस्ट को? कोई भी हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो जाकर के, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वो जाकर के राज्यसभा में बैठ जाए? तो ये आप लोगों ने, ये संगठन का काम था सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को समझाने का। आप जैसे लोगों का दायित्व है ये कि इनको भाई सिर पे मत चढ़ाइए, इनका केवल और केवल काम है काम करवाना, इनको पगार मिलती है, सैलरी मिलती है, सेवाएं मिलती है इनके से कि आप एक एक अधिकारी की आप सैलरी और अगर आप बाकी इनके जो बेनिफिट्स है उसको जोड़ लीजिए, टैक्स पेयर का पैसा कितना जा रहा है एक एक पे। और इनकी उदंडता इतनी हो है, ये लोग किसी की भी नहीं सुनते हैं। जो शर्मा जी बोल रहे हैं बहुत ही सही बात है, और क्यों नहीं सुन रहे हैं उसका जवाब वो दे चुके हैं। बुरा मत मानिए, मैं तो सबके लिए बोल रहा हूं कि आज विधानसभा में चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, कई दूसरा के सारे माफिया बैठ गए हैं। कोई भू माफिया है, कोई खनन माफिया है, कोई रेत माफिया है, उनको इंटरेस्ट है क्या? वो कभी भी इतना बैकग्राउंड जानते हैं कि किसी समस्या के लिए, मान लीजिए अगर वो एक केस स्टडी को लेकर के एक विधानसभा की भी ला करके दें, वो कहें कि मेरे वहां पे रोजगार की ये समस्या है, इसका ये एक मैकेनिज्म ये होगा रिड्रेसल का। मैं अगर नई चुनौतियां हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही है उसके लिए पंचायतों को मैं ऐसे एम्पावर करने के लिए इस बिल के लिए मैं प्रेशर डालूंगा, विधानसभा में क्वेश्चंस उठाऊंगा। हालत ये कर दी है ब्यूरोक्रेसी ने, हालत ये हो गई है कि आप लोग इस बात को समझने में बहुत ज्यादा देर कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को, आप मानिए, मैं केवल शांता कुमार जी से, ठीक है हम लोग भाजपा के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से काम करवाने का और करने का और इनको टेंटर हुक पर रखने का काम जो उनका किया था, मैं आज तक उस व्यक्ति की केवल और केवल इस चीज के लिए तारीफ करता हूं। क्यों? आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, अगर आपको छुट्टियां लेनी है आप छुट्टियां लीजिए, आपके पर्सनल काम हो सकते हैं, लेकिन तनख्वाह के दिन लेकर के आप घर पे बैठ के एंजॉय नहीं कर सकते। ऐसे मैंने चीफ मिनिस्टर देखे हैं, वीरभद्र जी के साथ एक क्लास 4th एम्प्लॉय जो है जाकर के उनकी कंटेसा में घूमते रहते थे, और वही बाद में जाकर के क्या क्या शब्द उस व्यक्ति ने नहीं दिए, क्या क्या शब्द नहीं कहे। तो ये होता है आपको बहुत सारे लोगों से एक डिस्टेंस हमेशा कायम रखना होता है। ये राजा और उसका, चाहे आप कोई भी नीति पढ़ लीजिए किसी भी उसमें, वो उस आदमी को अगर आप नहीं उस स्ट्रेच पे रखेंगे, वो आदमी आपकी कमजोरियों को
हमेशा ही वो भुनाने की कोशिश करेगा। और ये ब्यूरोक्रेसी जो है, मैं बार बार पिछले भी उसमें कह रहा था कि एक तरह से बेलगाम होती जा रही है लोगों के। देखिए इनका काम क्या है, जो सरकार की पॉलिसीज है उसको एग्जीक्यूट करवाना ग्राउंड लेवल पे। आप एक एसडीएम को पूछ लीजिए विजय भाई 68 के वो कितनी पंचायतों में पूरे महीने में जा करके वहां पे ग्राम सभाओं में कभी एक महीने में कहीं तो किसी ग्राम सभा में जाके बताए कि सरकार का ये कार्यक्रम है, क्या आपको यहाँ पे इसके बेनिफिट मिले कि नहीं? क्या यहाँ का पंचायत जो सेक्रेटरी है, क्या आप लोग जब काम करने जाते हैं आपको ईज ऑफ डूइंग जो वर्क है वो होता है कि नहीं होता है? लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको काम की आदत है ही नहीं। वो आए हैं यहाँ पे ऐशो आराम करने। बिल्कुल, वो विवेक जी ने ठीक कहा, ये गोटियां फिट करते हैं, चाहे ए टीम हो चाहे बी टीम हो। यही आता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ये लोग चाहते हैं कि हमारी जो पोस्टिंग है, प्लम पोस्टिंग, हम लोगों को यहाँ से डिस्टर्ब ना किया जाए। और ये प्ले इतना बढ़िया गेम खेलते हैं दोनों तरफ की, उधर को भी दाना डालते रहेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से जो आप बात कर रहे हो राजीव भाई, अभी कैबिनेट में भी डिसीजन, वो पेपर्स वहां नहीं पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्रियों को नहीं पता, लेकिन विपक्ष के नेताओं को सबको वहां पहुंच जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। वो कैसे? ये सीरियस वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये ज्यादा हुआ है इस बार, संज्ञान लेना मतलब पिछली बार इतना ज्यादा नहीं था, इस बार ज्यादा। विजयपाल जी, दूसरी बात ये है कि जब ये ऑपरेशन लोटस चला उसके बाद आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके सारे सुपर कॉप, ये मतलब टॉक उनका यही रहता था कि यार कब पता नहीं कितने दिन सुक्खू जी की सरकार है, जाने वाली है। जयराम जी और आपके एक बहुत ही बड़े अधिकारी, वो तो जयराम जी से जाके मिल भी लिए, और रात के अंधेरे में कहीं मिले, ये तो दिन के उजाले में ही मिल लिए कहीं ऐसी जगह पे। ठीक है, दूसरी बात, अब आपके 7-8 अधिकारियों ने केंद्रीय नियुक्ति पे जाने के लिए आवेदन कर रखे हैं, यानी कि वो आप लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते। ये भी हालत है, आप लोगों ने उनको प्राइम पोस्टिंग भी दे रखी है। हालात क्या हो रहे हैं, क्योंकि जो मेन जड़ है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मेन जड़ को ही नहीं डे वन से पकड़ पाए। वो लिबरल रहे और लिबरल रहने का उनका खामियाजा आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी ने भुगत लिया और आगे आपका वर्कर भुगत रहा है। जी विजयपाल जी। देखिए राजीव जी, एक बात से मैं बहुत खुश हूं कि सभी राजनीतिक लोग एक सोच से इस बात को एग्री कर रहे हैं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, राजनीतिक नेताओं को ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ बनाने के लिए एक अच्छी टीम उस राजनीतिक दल के पास होने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं कि जब ये राजनीतिक हालात हिमाचल में बिगड़े तो मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ये फीडबैक दे चुका हूं, और मैं झिझक भी न रहा हूं इससे, कि अगर चीजें इस कगार पे पहुंची हैं तो कुछ ना कुछ तो सेल्फ करेक्शन हमें भी अपने संगठन और अपनी राजनीतिक टीम में करने की जरूरत है। तो बीइंग ए इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट और विचार विभाग कांग्रेस, मैंने अपनी फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दी है और हम आशावादी। और जहां तक राजीव जी ये प्रतिनियुक्ति की बात है मैं भी इस बात को लेकर बड़ा परेशान हूं, क्योंकि 7-8 आईएएस अधिकारियों ने दिल्ली जाने का रुख बनाया है, और उनमें से एक अधिकारी तो ऐसे हैं जिनको अभी इतना चैलेंजिंग डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट दिया और वो वहां इतना अच्छा कर रहे हैं जाके, और वो हिमाचली डोमिसाइल हैं। तो मैं तो खुद बड़ा हैरान था ये पढ़ के। तो मुझे कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था है और फंड स्टार्व्ड स्टेट है और यहाँ पे लो बजट स्टेट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आईएएस अधिकारियों का उनके काम में, उनके विभाग में इंटरेस्ट बना रहे और वो वहां डिलीवरी दें। इसके लिए बहुत ही एक राजनीतिक इंटेलिजेंस की जरूरत है, और ये सारी चीजों का एक सामंजस्य बिठा के कि आपको ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ प्रताड़ित ही करना है, आपको उनसे काम भी लेना है। तो मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जो बिगड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पे तो कहीं ना कहीं लगाम मुख्यमंत्री की अंकुश लगाना है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि इनके, क्योंकि मैं आपको अपना एग्जांपल दूं राजीव जी, हम भी सेक्रेटरीट जाते हैं, हम भी अपने इलाके के लोगों के काम कराते हैं, मंडी के लोगों के काम कराते हैं, दुखियों को राहत पहुंचाते हैं। तो मैं विवेक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो रेड टेपिज्म है उसको काटना और ब्यूरोक्रेसी की इमीडिएट एक्शन उस पर इंश्योर करना हर एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है।
तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपॉइंट किए हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सेक्रेटरीट में नॉमिनेटेड लोग हैं, उनको भी अब थोड़ा रफ्तार पकड़ने की जरूरत है और कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है, ताकि उनकी रफ्तार ही तो बन नहीं रही है कहीं ना कहीं, बस वो चाय की चुटकियों में दिन बिता देते हैं। मेरे हिसाब से जहां ब्यूरोक्रेसी में करेक्शन करने की जरूरत है, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी की पॉलिटिकल टीम में भी मुझे लगता है कि कुछ एडिशन डिलीशन करने की जरूरत है। मैं इस बात से सहमत हूं। जी विवेक जी, एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट और विभिन्न पदों पे रह चुके, एक बार चर्चा हो रही थी मेरी उनके साथ, पर्सनल बातचीत थी, नाम का मैं जिक्र नहीं करूंगा। उनका कहना था कि फजूल खर्ची की आग में हमारे ये जो नौकरशाह है यही सरकार को झोंकते हैं। वो कोई ऐसा प्लान बनाकर ले जाते हैं, बड़ी प्रेजेंटेशन बना के ले जाते हैं, फला हम कर लें ये हो जाएगा, और उसमें करोड़ों रुपए फूंक देते हैं। कुछ एस्टिमेट ऐसे बनवा देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट होते हैं। वो भी एक जड़ मानी गई है, अब नौकरशाही को, अफसरशाही को एक जड़ माना गया है। उस पे भी मुख्यमंत्री ना तो पिछले कोई प्रहार कर पाए, ना अभी सुक्खू जी कर पा रहे हैं। जी विवेक। मैं आपके प्रश्न से पहले जो विजय पाल जी ने एक विषय उठाया कि कुछ अधिकारी यहां से बाहर जाना चाह रहे हैं, हिमाचल कैडर के हैं, भाई साहब वो अपने बच्चे पढ़ाने जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल लोग हैं जो अपने परिवारों की बलि दे करके राजनीतिक पार्टियों के लिए समय देते हैं। उनको प्रदेश की राजनीति से, प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी सुख सुविधाएं देखते हैं। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए लोगों को उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। आप लगाम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जो कानून है इस देश का वो उनके पक्ष में है। उसमें तो आपको विधानसभा और लोकसभा में कानून परिवर्तित करने पड़ेंगे। आप किसी अधिकारी के साथ ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकते, वो सरकारी काम में हस्तक्षेप का मामला आपके ऊपर दर्ज कर देगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है, सबको सबकी जमीन दिखाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। एनओसी जिन्होंने अप्लाई किया रद्द करें, बड़ा ज्यादा ही है, रद्द करें और इनको ऐसी पोस्टिंग दें, इनको पता लगे सुख सुविधाएं भी जहाँ पे कम हो, सब कुछ हो सकता है, कोई कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। इस राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो नहीं है हमारे नेताओं में। साहब इससे आपसे थोड़ा सा सहमत हूं। आप राजनीतिक इच्छा शक्ति भी ले आएंगे तो कानून आपका साथ नहीं देगा, ये कानून की आड़ लेते हैं। आप मुझे बताइए कि एक आईएएस ऑफिसर को पूरे 5 वर्ष में एक मुख्यमंत्री या कोई भी कितनी बार उसका तबादला कर सकता है? उनकी पूरी एसोसिएशन बनी हुई है, उनका सब कुछ बना हुआ है। हम तो फट कपड़े फाड़ने आ जाएंगे एक दूसरे के, हम तो यहां ऐसी तैसी फेर देंगे कि जी ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और दूसरा विषय, पॉलिटिशियंस को करप्ट करने का क्रेडिट ब्यूरोक्रेट्स को जाता है, और जो पॉलिटिशियन करप्ट नहीं होता उसको वो डिफेम कर देते हैं। वो प्लानिंग इस तरीके से लेके जाते हैं कि जी इसमें इतना बचेगा, इतना आपका, और कुछ हम भी छोटा मोटा कुछ कर लेंगे। और जब वो ये कहता है कि नहीं नहीं मैं इसको नहीं मानता, वो कहते हैं ये नेता ही खराब है, इस नेता का बेड़ा गर्क कर दो। और रहा पूर्व का प्रश्न जो आश्रय ने उठाया, अरे भाई कांग्रेस जब बीजेपी की सरकार थी तो इन अधिकारियों को पूरी उम्मीद थी कि नेता प्रतिपक्षी मुख्यमंत्री बनेंगे, वो उनकी परिक्रमा करते रहे, उनके इर्द गिर्द घूमते रहे। अब वो किन्हीं कारणों से नहीं बने, कोई और व्यक्ति बन गया, तो वो भी हजम नहीं हो रहा। अब आज वो फिर जयराम जी की परिक्रमा कर रहे हैं। अगर भगवान ना करे कहीं कुछ उल्टा हो गया तो उसकी भी वही हालत हो जाएगी जो वर्तमान मुख्यमंत्री की है। तो ये तो बड़ा फिक्स धंधा है, बड़ा फिक्स धंधा है। मैं बता रहा हूं, सफाई बड़े पैमाने पे करनी पड़ेगी। और सुक्खू जी से हम लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि वो एक अलग हटके चलते हैं हर चीज से, लेकिन वो कमर तोड़ दी। देखिए मुझे यहाँ एक विवेक जी यहाँ एक बात कहनी है कि जैसे ब्यूरोक्रेसी पे यहाँ इस परिचर्चा में हम विभिन्न राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते किसी कॉमन पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और नेता प्रतिपक्ष हैं, क्योंकि वो भी अपने समय में मुख्यमंत्री नहीं है, उन्होंने भी ऐसे चैलेंजेस सहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन शीर्ष नेताओं को भी ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करने के लिए कहीं 10-20% एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए और अपने नोट्स शेयर करने चाहिए अपने तजुर्बे के, जैसा कि पूर्व में होता था। जैसा कि मैं आपका अगर पास्ट में जाएं तो पास्ट के पूर्व मुख्यमंत्री
आपस में बातचीत करते थे और एक जनरल ओपिनियन बनाते थे किसी पर्टिकुलर आईएएस के, और वो एज ए, ये तो एक अच्छी प्रक्रिया है। अगर निर्वर्तमान मुख्यमंत्री करंट मुख्यमंत्री को इनपुट्स दे कि ये अधिकारी जब मेरे साथ काम कर रहा था तो इसने मेरे साथ ये होशियारी की, और इस तरह से अगर वो एक प्रॉपर इनपुट 10-20% दे, बजाय इसके कि वो सरकार को ही गिराने में बिजी रहे और षड्यंत्र करने में बिजी रहे, तो मुझे ऐसा लगता है तो स्टेट का ज्यादा भला होगा। चलिए आस्था जी को बोलने दीजिए, विवेक जी बहुत समय हो गया। आस्था जी शॉर्ट में प्लीज। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में बहुत ईमानदार ऑफिसर भी हमने देखे हैं, काम करने वाले भी बहुत सारे हैं। ये सिस्टम कुछ लोग खराब कर रहे हैं सिस्टम को, होता है। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा था विजय भाई, आपके लिए मैं आपको इतना ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं थी अगर के कांग्रेस के, हालांकि ये आपका बिल्कुल आंतरिक मामला है, बट मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो संगठन है वो बहुत ही उसमें समन्वय है ही नहीं, ना के बराबर ही था। जो हम लोगों ने भी देखा, उसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि पार्टियों की बैठक हुई है, उसमें आम आदमी पार्टी को कोई किसी ने बुलाया नहीं। आप हैरान होंगे जान करके कि सीपीआईएम के लोग हमें फोन करते थे कि यार आस्था जी आप भी आइए, जबकि हम कहते थे वो आपका इंडिया गठबंधन था। छोड़िए चर्चा आज किसी और विषय। तो आप अपने अंदर भी जो है एक दूसरे का, मैंने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी लोग वहां चलिए वो आस्था जी वो आज के विषय के साथ क्लब नहीं होता, वो मैटर नहीं होता, वो निकल गया वो चुनाव के वक्त आपका इंडिया गठबंधन। चलिए छोड़िए उस विषय को, चलिए चर्चा को विराम दीजिए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी 4 सीटें हारी। हाईकमान ने उसके कारण जानने की कोशिश की, यहाँ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी है, वो सबसे 1-to-1 मीटिंग कर रही है, लेकिन कई चीजें उभर कर आ रही हैं, उसके कारण कई हैं हार के। लेकिन सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि अफसरशाही इस सरकार पे हावी है और ना वर्कर की कदर है, ना पदाधिकारी की कदर है, यहाँ तक कि विधायकों के भी काम नहीं होते हैं। कई तरह के उदाहरण उनके आगे दिए जा रहे हैं और खुलकर भी बोला जा रहा है। वहीं सरकार और संगठन में अयोग्य लोगों की बात की जा रही है, कैबिनेट रैंक बांटे गए हैं, बहुत बड़े पैमाने पे एक गुट विशेष के लोगों को तवज्जो दी जा रही है। इस तरह की कई बातें उठी और मंडी में तो कोई ताजपोशी नहीं की गई, पूरा मतलब मंडी जिला बिल्कुल महरूम रखा है सरकार के सुख से, जबकि वहां पे बड़ी क्लोज फाइट रही है। अगर वहां पे वरिष्ठ नेताओं को, कुछ पदाधिकारियों को पद बांटे जाते तो रिजल्ट कुछ और हो सकते थे। वहीं पे आज चर्चा में उठा कि कांग्रेस पार्टी का फोकस उपचुनावों पे था पे उस समय, उन्होंने लोकसभा चुनाव ढंग से लड़ा ही नहीं। अगर लड़ा होता, ये खुद भाजपा प्रवक्ता ने कहा है आज। तो आज हमने इस सब विषयों पे चर्चा किया और ब्यूरोक्रेसी पे अब आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कितने नकेल कसेंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने लिबरल रवैया रखा है और उसका फायदा ब्यूरोक्रेसी ने भरपूर उठाया है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ।